वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं 6th क्लास का तीसरा पाठ ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर और पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। ये सामाजिक विषय की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें 6th क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो यह आवश्यक है ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक ज्ञान है इसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका वर्णन करें, इनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही डिस्कस करें और जो ऐसे ही बताया गया है उन बिंदुओं को इग्नोर करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। तो ये जो अक्षांश और देशांतर हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सा देश किस दिशा में है और कितने डिग्री पर है यह बताने के लिए इनको बनाया गया है। और आप लोग पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्ति कर चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार की है, ये ध्रुवों पर थोड़ा चपटी और मध्य में उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार है इसको भूआब जियोइड कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? अब इसको हम ग्लोब में देखते हैं। एक ग्लोब देखिए बना हुआ है, ऊपर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अक्षांश दिखाया गया है। ग्लोब पृथ्वी का जो है प्रतिरूप है। कहने का मतलब है कि मॉडल है, ये पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मतलब मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, कुम्हार की चाक या लट्टू के समान इसको घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है। कितना बढ़िया उदाहरण है ये धरती को समझने के लिए। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। ये सब तो आप लोग ग्लोब के माध्यम से जान ही चुके हैं। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण कैसे किया गया है? जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, साउथ में है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। अब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान की वो वास्तविक स्थिति कहलाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और इसमें देखिए बताया गया है कि रेखाओं के काल्पनिक जाल को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखिए आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल के द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए अक्षांश के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी बताते हैं हम। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। अब ये देखिए दक्षिणी ध्रुव दिखाया गया है चित्र में। पृथ्वी गोल आकार की है, अतः इस पर कोई ऐसा किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान से दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये देखिएगा वास्तविक स्थिति का पता इसमें लगाया जा सकता है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है। देखिए काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानकारी देते हुए और बताएंगे कि यहाँ विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दो रेखाएं और ये भी काल्पनिक ही हैं जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर हैं। ये पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हैं। ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये भी जाने, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इसमें जो बिंदु के बारे में बताया गया है, किसी बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर को ये 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग एक अंश 1 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री के 60 बराबर भाग किए जाए तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को के माप को अक्षांश कहते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। इन पर ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये प्रश्न बेसिक चीज़ें तो अवश्य ही पूछी जाती हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। अब अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा को कितना डिग्री माना गया है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। चूँकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप 360 का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी अक्षांश के संबंध में। अब है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इसमें 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर 23/1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब है ये देखिए, कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देखिए। पूछा जाए कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो बता सकते हैं कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। अब ये देखिए, ग्लोब पर अक्षांश वृत्त भी इस चित्र में दर्शाए गए हैं। आगे देखिएगा, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और इसमें अक्षांश बनाने के लिए बात बताई गई है। और इसके बाद देशांतर पर आते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अगर एक प्रश्न पूछा जाए जो सामान्य ज्ञान से और भौगोलिक जानकारी से संबंध रखता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से 2 शहर हैं जो लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, तो इसका जवाब होगा गाजियाबाद और पीलीभीत। अब इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। तो ये देशांतर के संबंध में जानकारी मिली आपको। और भी आगे बढ़िएगा, देखिए 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर होंगी। ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं, दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। और यहाँ देखिए, बच्चों के लिए दिया गया प्रोजेक्ट वर्क कि अपना ग्लोब स्वयं बनाएं। इसके लिए कुछ सामग्री है, कक्षा में कार्य करवाने वाला है, इसको बच्चे करेंगे क्लास में। और आगे बढ़ते हैं। अब इधर ही इसमें बहुत सी जानकारी है। फिर देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, तो हर किसी को पता है। फिर इसके बाद आगे देखिए, सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी स्थान पर सूर्योदय का समय कुछ है, तो किसी स्थान पर दोपहर में होता है। तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है, तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है या इनका क्या उपयोग है, तो इसका जवाब यहीं पर मिलेगा आपको। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अब इसके बाद इस पेज में आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। और इसके पहले देखिए है महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और इसके बाद है मानक समय। इसमें देखिएगा मानक समय में कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बना। हमारे देश में पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है और दोनों स्थानों पे स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो और देश में 82.1/2 पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बज रहे होंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार के समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि में अथवा 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा गया है। तो ये हो गया ग्रीनविच मानक समय। और इसके उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, ये बताया गया है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का समय 5 घंटा एवं 6 घंटा रहता है। और इधर देखिएगा, इसमें विश्व के समय कटिबंध इस चित्र में बताए गए हैं। फिर इधर इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। जहां कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ दिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिन लिया जाता है। उदाहरण के लिए जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है, तो दूसरी ओर रविवार सायं 5 बजे माना जाता है। तो ये तो थी जानकारी। अब इसके बाद है विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों में शून्य अंश का काल्पनिक वृत्त है। कर्क वृत्त, ये भी काल्पनिक ही चीजें हैं सारी। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर वृत्त, ये भी काल्पनिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और इसके बाद है प्रश्न और अभ्यास। इन प्रश्न और अभ्यास को हम अपने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबसे एक बार प्रार्थना और करेंगी कि कृपया हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।